गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे आपके ज्योग्राफी का, ओके, जो कि है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन लाइफ इन डेजर्ट। ऐसे 3 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रीजन का, एक हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स का और एक हम पढ़ेंगे डेजर्ट का। सबसे पहले हम डेजर्ट रीजन से स्टार्ट करेंगे, ओके। चैप्टर नंबर 12 और 11 हम बाद में करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 13, ओके। इसमें हम ह्यूमन इंटरेक्शन देखेंगे कि डेजर्ट में रहने वाले पीपल्स की लाइफ कैसी है, वहाँ पे कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस है। आप सभी जानते हो डेजर्ट एरियाज में किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम होती है और उस वजह से वहाँ पे जो वाइल्ड स्पीशीज होती है वो भी बहुत कम पाई जाती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, ओके। इसके लिए हम लोग इस चैप्टर में जो 2 मेन डेजर्ट्स पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, एक सहारा डेजर्ट और एक लद्दाख डेजर्ट, ओके। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डेजर्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। आपने सुने होंगे इधर रेगिस्तान वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम डेजर्ट बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ हॉट डेजर्ट होते हैं, कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, ओके। डेजर्ट का मतलब यही होता है कि केवल रेगिस्तान में जहाँ पे रेत ही रेत हो, केवल वही एरिया डेजर्ट नहीं कहलाता। जहाँ पर किसी टाइप की वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाए, वहाँ पे एनुअल रेनफॉल बहुत ज्यादा कम हो, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श हो, ऐसी कंडीशन वाली जगह को भी हम डेजर्ट कह सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो डेजर्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द हॉट डेजर्ट एंड सेकंड वन इज द कोल्ड डेजर्ट। इस चैप्टर में जब हम हॉट डेजर्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो डेजर्ट सिचुएटेड है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। और उसके विपरीत और उसके ऑपोजिट हम पढ़ेंगे एज अ कोल्ड डेजर्ट, जो कि हमारे इंडिया में सिचुएटेड है, जो कि है लद्दाख रीजन में, ओके। जो लद्दाख जो पोर्शन है हमारे भारत का पूरा एक कोल्ड डेजर्ट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट की, तो हॉट डेजर्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा एरिड रीजन होते हैं, वहाँ पे रेती रेत बहुत ज्यादा होती है, रॉक्स होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है दिन में और उतनी ही ज्यादा लो टेम्परेचर रहता है रात में। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहां पर जमीन होती है, रेत टाइप कुछ नहीं होती है, जमीन रहती है जैसे जमीन होती है। इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश बहुत ही ज्यादा कम या ना के बराबर होती है। ऊंचाई पर रहते हैं, स्पेशली पहाड़ी इलाके होते हैं उस एरियाज में है, ऊंचाई पर है, ओके। और टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द ईयर कम ही रहता है, मतलब ठंड ही रहती है वहां पे थ्रू आउट द ईयर। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पेशली इन द विंटर सीजन ये पूरा जो एरिया है कोल्ड डेजर्ट का, लद्दाख रीजन का, पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द जो ईयर होता है 7 से 8 महीने जो होता है ये स्नो से ढका हुआ रहता है। 3 से 4 महीने जो समर सीजन जो पीरियड आता है वहां पर केवल उस समय बर्फ हट जाती है, लेकिन टेम्परेचर हमेशा ही लो रहता है, मतलब ठंड हमेशा थ्रू आउट द ईयर रहती है, ओके। इसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ हॉट डेजर्ट की और कोल्ड डेजर्ट की, जैसे थार डेजर्ट है हमारे भारत में, वो एक हॉट डेजर्ट का एग्जांपल है। सहारा डेजर्ट हो गया अफ्रीका में, वो एक एग्जांपल हो गया हॉट डेजर्ट का। कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो हम लद्दाख जो एरिया है या लद्दाख वाला डेजर्ट है उसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। इस चैप्टर में हम 2 डेजर्ट को एक्सप्लोर करेंगे, एक है सहारा डेजर्ट और दूसरा है अपना इंडिया में सिचुएटेड जो कि है लद्दाख डेजर्ट, ओके। अब अगर सहारा डेजर्ट को बात करें तो इसके जो अगर हम जियोग्राफिकल फीचर्स देखें, ट्रॉपिकल कैंसर जो है थ्रू आउट द सहारा डेजर्ट पास होके जा रहा है। ये हमारा ट्रॉपिकल कैंसर है जो हमारे देश से होकर गुजरता है, ओके। मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, ओके, पास में छत्तीसगढ़ है, ओके। इन एरिया से ट्रॉपिकल कैंसर होकर गुजरता है। इसके साथ साथ सहारा डेजर्ट से भी ट्रॉपिकल कैंसर होकर गुजरता है। तो सहारा डेजर्ट इसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सिचुएट करता है, ओके। अब इसके थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सहारा डेजर्ट जो लोकेटेड है वो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट है। ट्रॉपिकल कैंसर इसमें से पास होकर जाता है। इसमें अगर हम एरिया की बात करें तो 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है पूरा सहारा डेजर्ट का। और आप मैप में देख सकते हो जितना भी जो येलो वाला पोर्शन है वो पूरा सहारा डेजर्ट ही है। जो हमारे अगर हम इंडिया की साइज देखें तो उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा ये डेजर्ट है। अगर इंडिया की हम साइज के बारे में बात करें, इंडिया की जितनी साइज है उससे 3 गुना बड़ा ये डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। तो सहारा जो डेजर्ट जो है वो केवल एक अकेली कंट्री में नहीं है, इसमें जो सहारा डेजर्ट है कम से कम 11 कंट्रीज
में ये स्पान इसका फैला हुआ है नॉर्दर्न अफ्रीका की, जिसमें अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, मॉरिशनिया, माली, नाइजर, सुदान, तंजानिया और वेस्टर्न सहारा, ये कुछ कंट्री के नाम से जो कि सहारा डेजर्ट इन कंट्रीज के थ्रू आउट द स्पान में रन कर रहा है। ओके, अब इनके लैंडस्केप जो है डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट कंट्रीज में इनके लैंडस्केप थोड़े अलग है, वहां पे उनकी टोपोग्राफी बदल जाती है। ओके, और ऑब्वियसली बात है कोई छोटा सा स्पान नहीं है। ओके, 11 कंट्रीज होके गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जियोग्राफिकल कंडीशंस भी बदलेगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बदलेगी। ओके, अब जैसे कि वहां पर हम जानते हैं जो हॉट डेजर्ट होते हैं वहां पे सैंड अवेलेबल होती है, रेत अवेलेबल रहती ही है, इसके साथ साथ रॉकी प्लेन्स भी हैं, यानी कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर पत्थर ही पत्थर अवेलेबल है, वहां पे ज्यादा वो रेत अवेलेबल नहीं है। कई जगह प्लेटूज भी है। ओके, और प्लेटूज की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 मीटर्स समथिंग है, और कई जगह माउंटेन्स भी है जिनकी हाइट 3350 मीटर्स हाई तक ये माउंटेन्स की हाइट है। इसके अलावा सहारा डेजर्ट से जो ओनली रिवर फ्लो होती है, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर नाइल, जो कि थ्रू आउट द सहारा रीजन जो है सहारा डेजर्ट में फ्लो होती है। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की, जो कि और इसका ओरिजिनेशन होता है सेंट्रल अफ्रीका से नियर द लेक विक्टोरिया एंड फ्लोट्स नॉर्थवर्ड टू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका थ्रू इजिप्ट एंड फाइनली ड्रेन्स इनटू मेडिटेरियन सी। इजिप्ट से फ्लो होते होते ही मेडिटेरियन सी में जाके समा जाती है रिवर नाइल। अब जहां जहां से रिवर नाइल जो फ्लो होके जा रही है, उसके आसपास की जितनी भी जमीन है या लैंड है, वो उस रिवर की वजह से बहुत ज्यादा फर्टाइल माने गए हैं। ओके, और रीजन यही कि एल्यूवियस डिपॉजिट्स हो जाते हैं, क्योंकि रिवर जो होती है अपने साथ सेडिमेंट्स, अपने साथ ऐसे मिनरल्स लेके फ्लो होती हैं, जो कि जब आसपास के इलाकों को ये फर्टाइल करती जाती है। जहां भी आपने सुना होगा, जहां पर भी रिवर फ्लो होती है ना, उसके आसपास के किनारे वाले पोर्शन जो होते हैं बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा सॉइल एलिजिबल होती है और ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाती है। ओके, इसी वजह से जो इजिप्ट रीजन है, स्पेशली सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है रिवर नाइल के, वो है इजिप्ट रीजन को, और इसी वजह से इजिप्ट इस कंट्री को गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है, क्योंकि इजिप्ट जो कंट्री है इतनी समृद्ध जो हो पाई है उस रिवर नाइल की वजह से ही समृद्ध हो पाई है, बिकॉज वहाँ पे जो रिवर है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, वहाँ के लैंड को फर्टाइल कर रखा है, तो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे दिमाग में आता है रेगिस्तान, तो हम ये समझ लेते हैं कि वहाँ पे हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, वहाँ वेजिटेशन पाया नहीं जाता है। सो इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो कि रिवर नाइल की वजह से समृद्ध हो पाई, इस वजह से इसको गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सहारा डेजर्ट के टेम्परेचर की, तो नियरली 50 डिग्री सेल्सियस एवरेज इसका टेम्परेचर रहता है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर रात तक हम जाते हैं तो हम ये पहले ही जान चुके हैं कि रेगिस्तान में जो रेत की वजह से टेम्परेचर जितनी ज़्यादा हाई होता है, शाम के समय सूरज ढलने के बाद से जब रेत ठंडी होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप डाउन हो जाता है, और कभी कभी इन नाइट्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है सहारा डेजर्ट में। अब सिंस वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाने की वजह से डेजर्ट में बहुत ही कम वेजिटेशन पाई जाती हैं, श्रब्स पाई जाते हैं, थॉर्नी बुशेस यानी कांटे वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके, जिसमें कैक्टस हो गया, एकिया हो गया, डेट हो गए, पाम्स हो गए। ओके, ये सारी चीजें, खजूर मतलब, ये सारी चीजें वहाँ पाई जाती है। In addition, these plants have small needle-like leaves with a leathery structure that help prevent water loss. के साथ साथ इन प्लांट्स की खासियत ये होती है कि इनमें एक लेदरी कोटिंग इन प्लांट्स में पहले से बाय नेचर रहती है, जो कि वाटर लॉस से रोकती है, और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है ऐसे प्लांट्स का एडेप्टेशन करना, बिकॉज इन एरियाज में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और एन एवरेज आई थिंक 25 सेंटीमीटर भी रेनफॉल नहीं होती है। सो मीन्स बारिश बहुत कम या कभी कभी किसी साल तो होती भी नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर अगर हम एनिमल्स की बात करें, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कैमल्स हो गए, हाइनास हो गए, जैकाल्स हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिजर्ड, स्नैक्स, ये कुछ टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जो वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा
एडेप्टिव इसमें सबसे ज़्यादा हम ये जानते हैं कि कैमल जो है शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, बिकॉज उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारी कैपेबिलिटी अपने हाथ में वो महीने भर का वाटर एंड फूड स्टोर करके रख सकता है। उसके जो फीट होते हैं, उसके जो पाँव होते हैं, उस तरीके से नेचुरली डिज़ाइन है कि वो रेत पे बहुत इजीली चल सके। तो कहीं ना कहीं जो कैमल है उसको शिप ऑफ डेजर्ट इसलिए कहा जाता है, या फिर एक ऐसा एनिमल है वहाँ पर जो कि जैसे लाइक हम लोग हमारे यहाँ जैसे बैलगाड़ी है या फिर अदर सोर्स ऑफ जो पहले पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता है, उससे सेम वैसे ही डेजर्ट में आप व्हीकल्स रन नहीं कर सकते, व्हीकल्स नहीं चला सकते रेत हो जाने की वजह से। तो केवल वहाँ पे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है चलने का या तो ट्रैवल करने का, वो कैमल है और बखूबी करता है। इस वजह से कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट आप बोल सकते हो मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल्स है जो वहाँ की कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। और वहाँ जो इसका भी कैमल होगा उसके लिए कहीं ना कहीं वरदान का हिसाब से काम करता है कैमल, क्योंकि उसको डोमेस्टिकेट जब करते हैं तो उसके बहुत सारे कामों में करता है। एज ए ट्रैवलर या फिर गाइड के तौर पे अपने कैमल्स से अर्न कर सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जो विजिट करते हैं रेगिस्तान, तो वहाँ पे वो लोग कैमल्स की सवारी करते हैं तो उससे वो कमा सकते हैं। इसके साथ साथ जो उसका मिल्क होता है उसको सेल करके कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कैमल्स आर वेरी यूजफुल एनिमल्स दैट कैन बी डोमेस्टिकेटेड इन द डेजर्ट रीजन। अब हम बात करते हैं वहाँ के पीपल्स की, कि वहाँ के पीपल्स कैसे रहते हैं इन हार्श कंडीशंस में। ओके, अब सिंस आप जानते हैं कि वहाँ पानी कमी है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन हो जाती है। बहुत ही कम पानी होने की वजह से ज़्यादातर क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो नहीं होती, जैसे लाइक हमारे यहाँ होती है। ओके, अब कुछ फर्टिलाइजर्स भी अवेलेबल होती है जहाँ पर भी ओएसिस रहती है। ओएसिस एक ऐसी जगह या ऐसी छोटी सी लेक डेजर्ट में जहाँ पर पानी पाया जाता है उसको हम ओएसिस कहते हैं। ओके, ओएसिस जो टर्म ऑफ डेजर्ट के रिलेटेड ही आप सुनेंगे, एक ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो उस रीजन को हम बोलते हैं ओएसिस। ओके, तो जहाँ पर भी ओएसिस रहते हैं उसके आसपास के एरियाज में एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो वहाँ पर ये लोग वीट, बीन्स, बार्ली, ये सारी चीज़ें वो लोग ग्रो कर लेते हैं जहाँ पर भी ओएसिस या आसपास के रीजन में जहाँ पर भी वाटर अवेलेबल हो। ओके, और कहीं ना कहीं ओएसिस वहीं पाए जाते हैं जहाँ का जिसके आसपास का लैंड भी फर्टाइल हो, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर पानी पाया जाता है उसके आसपास वाली जमीन भी फर्टाइल रहती है। तो वैसे उसके आसपास वाली जमीन पे ये लोग सम टाइप ऑफ वेजिटेशन से लोग ग्रो कर लेते हैं, जिसमें से सिंस मैंने आपको बताया था पहले ही इजिप्ट जो है उससे गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है, क्योंकि जो रिवर फ्लो हो रही है इजिप्ट में से उसने वहाँ के लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना दिया। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉप्स जो ग्रो होती है इजिप्ट में वो होता है कॉटन। ओके, कॉटन जो सबसे प्रोमिनेंट क्रॉप में से माना जाता है, और कहीं ना कहीं जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है वो इजिप्ट से ही ग्रो होता है या फिर निकलता है। इसके साथ साथ जैसे लाइक हमारे इंडिया में बंजारा ट्राइब है जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है, वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे ट्राइबल या नोमैडिक ट्राइब्स है जिसको कि बेडुइन्स और आर्गज कहा जाता है, जो दो मेन नोमैडिक ट्राइब है जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ सहारा रीजन्स में सरवाइव करती हैं। ये लोग बेसिकली जानवर पालते हैं, मीन्स लाइफ स्टॉक रियर करते हैं, जिसमें शीप हो गए, गॉट हो गए, हॉर्सेस हो गए, कैमल हो गए, किसके लिए? फॉर मिल्क। ओके, शेप के जो वूल होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, उससे गर्म कपड़े बनते हैं, उनके बाल, इन सारी चीज़ों को ये लोग सेल करके अपनी लाइफ को या फिर अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। अब जो एनिमल हाइड से क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया वूल से कपड़े बन सकते हैं, एनिमल की स्किन्स से लेदर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, बैड्स हो गए, स्लीपर्स हो गए। ओके, एनिमल के हेयर से मैट, कारपेट्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, गर्म कपड़े, ये सारी चीज़ें बन जाते हैं। इसके अलावा सहारा डेजर्ट में और भी अदर सोर्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, जिससे कि वहाँ की कंट्री जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध और होती जा रही है। वो है पेट्रोलियम मिलना। ओके, तेल खदानें मिल जाना, वहाँ पे केवल पेट्रोलियम ही नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आयरन सोर्स भी मिल रहा है। ओके, वहाँ पे फ्यूल्स मिले हैं कोल के, पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के, सहारा रीजन के, जिसकी वजह से वो डेजर्ट जो है अब एक रिच मिनरल सोर्स बनकर वहाँ के रहने वाले और ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं। स्पेशली जो ऑयल मिला है वो अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया
लीबिया जो कंट्री है वहाँ पर मिला और वहाँ के पीपल जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए, वहाँ प्रॉस्पेरिटी आ गई है। ओके, इसके साथ साथ और भी अदर सोर्स ऑफ मिनरल्स वहाँ पाए गए हैं। आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है फॉर द पावर जनरेशन। फ्यूचर में कहीं ना कहीं यही एक अल्टरनेट सोर्स रहेगा पावर जनरेशन के लिए। तो काफ़ी मिनरल रिच कंट्री जो भी जहाँ पर भी ये सारा डेजर्ट है वो कंट्रीज काफ़ी मिनरल रिच कंट्रीज बन गई है। कहीं ना कहीं आगे जाके ये और ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाएगी। ऑल्दो वो लोग क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट लेकिन मिनरल्स भी मिल जाने की वजह से वो और ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं। जैसे ही वो समृद्ध हो गए तो वहाँ पर अब रोड ट्रांसपोर्टेशन खुलते जा रहा है, रोड्स बनते जा रहे हैं डेजर्ट रीजन में, ताकि ये अपना व्यापार बहुत अच्छे से कर सके। ओके, तो ये हमारी हो गई लाइवलीहुड ऑन द डेजर्ट रीजन। इसके साथ साथ जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वो आजकल एज ए टूरिज्म के तौर पे अपनी ऑक्यूपेशन अर्न कर रहे हैं, मतलब कि एज ए टूरिस्ट गाइड बन के पूरे डेजर्ट की सैर करवाते हैं जो भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। तो ये भी उनका एक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बन गया। ना अब हम पढ़ेंगे हमारे लद्दाख रीजन यानी कि कोल्ड डेजर्ट के बारे में। ओके, जो जम्मू एंड कश्मीर के पास वाला जो रीजन है वो पूरा लद्दाख रीजन है। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड माना जाता है। ओके, अब सिंस कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन या नॉर्मल वाइल्ड लाइफ वहाँ पे पाई नहीं जाती है। ओके, लद्दाख जो है वो इनक्लोज है फ्रॉम द काराकोरम रेंज, यानी एक पहाड़ी जो काराकोरम रेंज जो नाम की जो पहाड़ी है उसके आसपास ये पूरा इनक्लोज है इन द नॉर्थ एंड जांस्कर रेंज इन द साउथ। ओके, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रीम एरिडिटी है, बहुत ज़्यादा ठंड है और मॉइस्चर नहीं है वहाँ के रीजन्स में। ओके, लद्दाख जो वर्ड कंपोज किया गया वो ला और दाक से किया गया। ला का मतलब होता है माउंटेन पास और दाक का मीन्स होता है कंट्री। ओके, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। ला का मतलब होता है माउंटेन पासेस। जो माउंटेन पासेस का मतलब होता है जहाँ पर दो पहाड़ी आके मिलती है। ओके, जहाँ पर दो पहाड़ी आके मिलती है। ओके, तो जो ये वाला रीजन होता है हम पास बोलते हैं। ओके, सो इस वाले पासेस के एरियाज में ये लद्दाख रीजन बसा हुआ है, इस वजह से इसको लद्दाख कहा जाता है। ओके, यहाँ पे सेवरल रिवर्स फ्लो होती है इंक्लूडिंग द रिवर इंदस। उसके अलावा श्योक, जांस्कर, ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि लद्दाख रीजन में फ्लो होती है। पर लेकिन इन रिवर्स में सॉल्ट वाटर लेक्स ज़्यादा फ्लो होती है जैसे कि पैंगोंग, साओ मोरेरी। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जो कि आपने बहुत सुना होगा, सियाचिन एंड गांगरी ग्लेशियर्स भी इन्हीं रीजन्स में पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना जाता है काराकोरम रेंज में। ओके, और कारगिल जो है यहाँ से सिचुएटेड है एट अराउंड 300 मीटर्स इन लद्दाख। ओके, कारगिल जो रेंज है या फिर जो कारगिल सिचुएटेड है यहाँ से 30,000 मीटर हाई एल्टीट्यूड पे कारगिल सिचुएटेड है। ओके, आपने सुना होगा कारगिल युद्ध के बारे में। ओके, सिंस ये लद्दाख रीजन जो है वो ऊंचाई पर है तो यहाँ पर एयर जो होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, मतलब सांस लेने में कभी कभी डिफिकल्टी आती है। हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहती है। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि विंड्स जो है बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग विंड चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सनलाइट से हमें बहुत ज़्यादा धूप हमें चुभ रही है। तो कुछ इस टाइप की कंडीशंस वहाँ की है। समर्स के दौरान जो टेम्परेचर रहता है लद्दाख में वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है समर में। ओके, मतलब वहाँ पे वो गर्मी जो है वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, एंड वेयर एज ड्यूरिंग द विंटर्स टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ओके, इनफैक्ट कभी कभी तो वन ऑफ द मोस्ट जो टेम्परेचर विंटर्स में दिन के दौरान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो आप समझ सकते हो कि जो रीजन जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से घिरा, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। अगर हम बात करें कारगिल रीजन की, तो वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट इनहेबिटेड इन द वर्ल्ड है। मतलब वहाँ पर इनहेबिटेड का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर इंसान रहते हो, ऐसी जगह जहाँ पर इंसान रहते उसको इनहेबिटेड कहते हैं। तो कारगिल एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रह रहे हैं विद वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन, जिसमें द्रास नाम की प्लेस है जहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बट स्टिल पीपल आर रिसाइडिंग देयर एंड सर्वाइविंग देयर। मोस्ट ऑफ द हमारे आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वहाँ पर रिसाइड करते हैं इन द एक्सट्रीम कंडीशंस।
ओके। उसका रीज़न यही है क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो हिमालय रीजन से घिरा हुआ है एंड एज ए रिजल्ट हिमालय से जो कोल्ड वेव्स आती हैं वहाँ का टेम्परेचर उस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, हमने टुंड्रा रीजन में ऐसे पढ़ रखा है कि टुंड्रा रीजन में वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती ड्यू टू द वेरी कोल्ड रीजन। इस वजह से वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम पाई जाती है, ज़्यादा वहाँ पे सोर्स नहीं रहता है। वहाँ पर अगर हम देखें कि जो मेन वहाँ के लाइवलीहुड का जो सोर्स है वो होता है एनिमल रियरिंग। वहाँ पर एक एनिमल पाया जाता है याक, उसके साथ साथ शिप पाई जाती है। तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उन्हीं को रियर करते हैं। उनके जो बाल होते हैं, उनके हेयर्स होते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती, कारपेट बनाए जा सकते हैं, मैट्रेसेस बनाए जा सकती हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो पीपल जो हैं वो केवल एनिमल रियर करते हैं और उन्हीं से उनकी लाइवलीहुड अर्न होती है। बट लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम पीपल्स वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर रोड्स बनी नहीं है ड्यू टू द हार्श कंडीशंस। और इसके अलावा वहाँ पे जो कभी कभी समर सीजन में वो लोग वीट, बार्ली, पीस, टर्निप, पोटैटोज इस टाइप की क्रॉप्स, स्पेशल एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, ये कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं बट नॉट थ्रू आउट द ईयर, ओनली इन द समर सीजन जहाँ पर वो लोग ये क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। बट लेकिन ज़्यादा वेजिटेशन वहाँ पे पाई नहीं जाती। इसके अलावा टूरिज्म के लिए तौर पे देखें तो लद्दाख बहुत ही एक इमर्जिंग एरिया बनता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अब एक फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन मिल गई है। ड्यूरिंग द समर सीजन उनके लिए कहीं ना कहीं 2 से 3 या 4 महीने का जो टाइम होता है वो उनके लिए एज टूरिज्म के तौर पर कमाई करने का सीजन रहता है। वहाँ पे ऐसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के पीपल जो हैं एज ए टूरिस्ट गाइड बन के वहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनको पूरी जगह विजिट करवाते हैं। तो एक तरीके की अच्छी ऑक्यूपेशन उनके लिए रेडी हो गई है। इसके अलावा वहाँ पे जो धार्मिक जो रिलीजियस कंडीशन है वहाँ पे बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है। ओके, हालांकि धीरे धीरे चेंजेस आते जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले सालों में लद्दाख जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस बन जाए इन फॉर्म ऑफ टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोप सिनेरियो बन सकता है फॉर पीपल लिविंग इन द लद्दाख रीजन। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।